स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के 2022 में जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सारी प्रश्नों को आज हम लोग इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, मध्य समय में यानी कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। उतना समय में सभी ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे और समझाएंगे भी। ऐसा कोई अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए जो आपको समझ में नहीं आएगा तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं बारीकी से। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हिंदी 2022 में पूछा गया सेट बी का है, ठीक है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है परीक्षार्थियों के लिए। निर्देश देखिए 2023। चलिए देखते हैं खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूर्णांक 100 मार्क्स। देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक विकल्प जो है सही है और इनमें से क्या करना होता है, किसी 50 प्रश्न का जो है उत्तर देना पड़ता है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को क्या करता है, OMR शीट पर चिन्हित करना पड़ता है। ये सब बात को आप समझ सकते हैं। हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर, तो ध्यान से समझते चलिएगा। पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि 20 किलो चावल, यह कौन सा विशेषण है। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, जरा एक बार ध्यान से देखिए कि क्या यह सार्वनामिक हो सकता है। सार्वनामिक तो तब होगा जब विशेष संज्ञा क्या रहता है, उसमें उसका कहानी ही अलग रहता है। अगर परिमाण में जाएंगे मापतल का बोध होगा, गुणवाचक में जाएंगे गुण का बोध होगा। अब देखिए 20 किलो चावल, चावल कितना है 20 किलो, संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण। 2 नंबर प्रश्न देखिए, राम सोता है कौन क्रिया है। राम सोता है पूछ रहा है कौन क्रिया है, तो यह जो है सकर्मक क्रिया है। सो कौन रहा है, राम सकर्मक क्रिया है। अगर आप लोगों को सकर्मक अकर्मक समझ में नहीं आता है तो बहुत ही जल्दी हम व्याकरण के एक लंबा चौड़ा टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसमें सभी व्याकरण के टॉपिक को एक ही बार में कवर करेंगे, तो आप लोग वेट कीजिए। 3 नंबर प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। 3 नंबर प्रश्न में बोला लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है, तो यह तो जो है भविष्य काल का नहीं होगा, सामान्य भविष्य का भी नहीं होगा, वर्तमान का भी नहीं होगा। पढ़ी है यानी बीते हुए बात करना है तो भूतकाल हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में अव्यय शब्द कौन है। निम्न में अव्यय जो है कौन है। ऑप्शन में है मौसम, बल्कि, वह, आप। और 4 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सभी में से जो है अव्यय कौन है, तो उत्तर इसका जो है हो जाएगा मौसम। क्या आपको लग रहा है मौसम सही होगा कि यही अव्यय होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यही होगा कमेंट कीजिए, लग रहा है ये नहीं होगा सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस पर हमको डाउट है, ठीक है। मौसम नहीं हो सकता है अव्यय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मौसम नहीं होगा। उपस्थिति शब्द में कौन उपसर्ग है, तो उपस्थिति 5 नंबर प्रश्न में उपस्थिति में उपसर्ग पूछ रहा है। उपस्थिति में उपसर्ग हो जाएगा उप हो जाएगा, और वो भी बिना हलंत वाला। सी ऑप्शन सही होगा इसका, हलंत वाला सही नहीं होगा। आगे, शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शक्ति ऑप्शन में कति, ती, कत, ती, और हर्ष ती है, दीर्घ ती है, कत भी है, कति भी है। और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें कति प्रत्यय हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है कति, यह आधा क है और हर्ष ती है। टाइप में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अजय का विशेषण क्या होता है। अजय का विशेषण हो जाएगा अजीत। अजय का विशेषण अजीत। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 2 पदों का योग किसमें होता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है 2 पदों का जो योग है वह किसमें होता है। क्या वर्ण में होता है, क्या संधि में, अव्यय में, या समास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 पदों का मेल, समास में होता है। ये 2 पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। चलिए आगे देखिए, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है। 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है विद्यासागर जो शब्द है वह कौन सा समास है। उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्यासागर यानी विद्या का सागर, विद्यासागर कहे तो विद्या का सागर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, तो अग्नि का आग होगा, कौन नहीं जानता है। अगला, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया। 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है। ओ मेरे सपने शीर्षक जो यह एकांकी है, यह क्या सबसे पहले है क्या, तो यह है एकांकी है, तो पूछ रहा है किसकी रचना है।
तो यह जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना। अगला प्रश्न, ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया। तो सुल्तान जो है घोड़ा से उतरा, ठीक है ना, और घोड़ा से उतर करके पूरा वहाँ पर मतलब कि क्या ही बताएं, नीम के तने पर नहीं बोलिएगा, पीपल के तने पर भी नहीं बोल सकते हैं, सागौन के तने पर भी नहीं, विशाल विपट के तने पर, यानी वहाँ पर जितना भी विशाल जंगल था ना, बस उस पर उतरा और पूरा आक्रमण करना शुरू किया और सबको तहस नहस करके रख दिया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोग जो है किस जाति के लोग को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। आप लोग ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि किस जाति के लोग को जो है चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो क्षत्रिय जाति के, कौन सा जाति था, क्षत्रिय जाति के लोग था। चलिए अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न में बोला है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, और ऑप्शन में जो आसपास यानी लगभग दिया हुआ है, तो लगभग जो 1929 में हुआ था, ठीक है ना, 29 के आसपास में कौन ऑप्शन सही है, तो 30 वाला, तो 1930 के आसपास में हुआ था, ठीक है, मतलब एक्यूरेट नहीं बताया जा रहा है। अगला प्रश्न 16 नंबर, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो है ना जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। ऑप्शन में देखिएगा विष्णु की माँ, नहीं नहीं होगा, विष्णु की चाची, ये भी नहीं, विष्णु की भाभी, ये भी नहीं, विष्णु की पड़ोसन है, ये सही है। नाम्बर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, यानी कि पीएचडी जो है नाम्बर सिंह किस विषय से किए थे, ये प्रश्न पूछ रहा है 18 नंबर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी कहानी, सॉरी किधर प्रश्न चला गया, पीएचडी का विषय पूछ रहा है, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, विषय क्या था, ये किस तरह से दे दिया, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन, मतलब प्रश्न कुछ और ही है और इसका उत्तर कुछ और ही। इस प्रश्न को छोड़िए, स्किप कीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 19 नंबर, वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। 19 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि, बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है सूरसागर परिसीमित लगा, भाई क्यों परिसीमित लगा, 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या है, वह कविता संग्रह है, क्या कहानी संग्रह है, गीत काव्य है या प्रबंध काव्य है, क्यों लगा बताइए, तो वह जो है कविता संग्रह है। ये हमको इस पे डाउट लग रहा है, कविता संग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए आपका उत्तर ये दिया हुआ है, हमको लगता है प्रबंध काव्य होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी उत्तर हमको गलत लग रहा है। इतना सारा उत्तर गलत है, ये आपको कंफर्म याद कीजिएगा, ठीक है ना, जो हम बता रहे हैं गलत ही उत्तर, कविता संग्रह तो नहीं होगा, प्रबंध काव्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से किया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, ऑप्शन देकर के आप लोग बताइए। तो पद्मावत है, 23 नंबर प्रश्न में पद्मावत ऑप्शन में, अखरावत है, चित्ररेखा है और भक्तमाल है। ये 23 नंबर में 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो पद्मावत इन्हीं का, अखरावत इन्हीं का, चित्ररेखा इन्हीं का, भक्तमाल इनकी नहीं है। अगला, राधा रसकेली किसकी रचना है, तो राधा का नाम श्री कृष्ण जी से जुड़ा है, क्यों, क्योंकि राधा श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण जी जो है सूरदास जी के भगवान थे, यानी कि बात को जोड़ जाके हिंट्स थोड़ा सा मिलाइए, हिंट्स ऐसे मिलाने से पता चलता है कि सूरदास जी के। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, र से राधा लिखा हुआ है, र से और इसके बाद क्या है, नहीं, इस तरह से मेरे से नहीं बैठ रहा, इस तरह से आप याद रखिए, हम तो जैसे बताए उसी तरह से याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, किसकी रचना श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। 25 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि किसकी रचना जो है श्रीमद् भगवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है, तो सूरसागर की। अगला प्रश्न 26 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है, चलिए ये बताइए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 26 नंबर कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो है कौन है, तो इसका दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। अगला 27 नंबर, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 27 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी के है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहावली। अगला प्रश्न, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है,
28 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है हनुमान बाहु की रचना जो है कितने छंदों में? 44 छंदों में। अगला रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है रामचरितमानस जो है क्या है? तो यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, बहुत बड़ा काव्य है। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? 30 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि छप्पे के अनुसार जो है सबके हित का वचन कौन कहता है? आपके किताब में जो है उत्तर दिया हुआ तुलसी, ये बिल्कुल ही गलत है। गैस में उत्तर गलत तुलसी दिया हुआ, ठीक है ना। सटीक उत्तर हुआ कबीरदास। ठीक है, आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं इसके बारे में विस्तार से, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगला है मिलनसार शब्द में कौन प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में 31 नंबर प्रश्न में बोला है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार शब्द में प्रत्यय हो जाएगा सार, बच के आ जाएगा मिलन। ठीक है। और 32 नंबर प्रश्न में बोल रहा है निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भय, तो निर हो जाएगा, नी और र हलंत। क्या हो जाएगा? नी और र हलंत, तो निर हो जाएगा। और चलिए 33 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? बोला है निम्न में जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? 33 नंबर प्रश्न में। चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, 30 दिन। देखिए इसका बी उत्तर सही होगा, कोई आदमी, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हम लोग तभी बोलते हैं जब पहले रहता है सर्वनाम और बाद में रहता है संज्ञा, यानी सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें सर्वनाम कोई है और आदमी संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया, कहाँ से बाहर आया? घर से बाहर आया, 34 नंबर प्रश्न में बोल रहा है और पूछ रहा है किसका उदाहरण, किस कारक का? देखिए तो आप बोलिएगा कि करण कारक, तो करण तो ऑप्शन में है नहीं, अगर रहता भी तो वो सही नहीं होता, क्योंकि घर से आ रहा है तो संबंध तोड़ करके आ रहा है, और जब संबंध टूटता है तो कौन से विभक्ति को कौन सा कारक होता है उसमें? कर्ता ने कर्ण को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, अपादान इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिए, सोना ये धातु है, ठीक है ना, शब्द में कौन सा लिंग है? बोल रहा है कि सोना शब्द में कौन सा लिंग है? 35 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, तो सोना शब्द में लिंग हो जाएगा इसका सोना, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, हमें लग रहा है पुल्लिंग ही होगा। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पहचाने नहीं आता है तो इसको भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। अगला प्रश्न, तोता शब्द कौन सा संज्ञा? 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है तोता शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो तोता शब्द ये द्रव्यवाचक नहीं होगा, क्योंकि उसमें द्रव्यवाचक तो ये है नहीं। भाववाचक ऐसा थोड़ी कि महसूस कर रहे हैं, थोड़ी है। व्यक्तिवाचक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि खास नाम नहीं है। तोता बोले यानी सभी तोता का बोध हो रहा है ना। अब बोलिएगा तोता खास पक्षी का नाम है, नहीं नहीं, हम मानते हैं तोता एक पक्षी बोल दिया, लेकिन खास पक्षी का नाम नहीं। अगर पक्षी में भी अगर ये बोलते हैं ना फलना तोता, तोता का नाम भी रख देता है लोग, मिट्ठू, तलना, फलना, चीना, पतंग, कति, नाम रखेंगे तो होगा व्यक्तिवाचक, अन्यथा जातिवाचक। तोता हो, मैना हो, कुत्ता, लड़का, लड़की, कुछ भी रख दीजिए, नाम धरेंगे तो व्यक्तिवाचक, न धरेंगे तो जातिवाचक। अगला प्रश्न 37 नंबर, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्या जोड़ ग्रह, नहीं नहीं, सत्य जोड़ आग्रह, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद डी में बोल रहा है कि स जोड़ त्याग्रह, नहीं नहीं, सत्य जोड़ आग्रह हो जाएगा, और त में हलंत वाला सत्य जोड़ आग्रह। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सत्याग्रह, त आधा रह जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? आप सोचिएगा आप लोग कि य कहाँ से चला आया? तो एक नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार जो है ना यहाँ पर य का आगमन होता है, जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर। 38 नंबर बोला घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ कवर के अंतर्गत जितना भी आता है अंतिम वर्ण को छोड़कर सबका कंठ होता है उच्चारण स्थान, तो 38 का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव 39 नंबर प्रश्न बोला महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, इसका हो जाएगा महाजोर उत्सव, उसके बाद हो जाएगा महोत्सव। ठीक है ना, आ प्लस उ मिलकर ओ बनता है। अगला प्रश्न, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 40 नंबर बोला है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बहाना बनाना। अगला, गांव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश नहीं होंगे, और उसके बाद बी सी ऑप्शन तो कोनो कीमत में नहीं, कभी सुने ही नहीं। भगत सिंह नहीं होंगे, ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। ठीक, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 42 नंबर प्रश्न में बोला है 1945 ईस्वी में, सॉरी 1995 ईस्वी में जो है परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। अगला प्रश्न देखिए, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी?
तो लेखक के पिताजी ने। अगला प्रश्न, 1870 से 1890 के बीच में गाइडी मोपासा की कितनी कविता पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी? 44 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी? तो 3 पुस्तक। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? 45 नंबर प्रश्न में पाठ के अनुसार बताइएगा उसमें क्या था? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात था। अगला, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? 46 नंबर प्रश्न में बोला है कार्मेन पहले कितने बच्चों को जो है खो चुकी थी। हालांकि इसमें हमको लग रहा है कि उत्तर जो है गलत दिया होगा, इस पे हमको शक लग रहा है। ठीक है, 3 उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी इसको हम पहले पूरा जिक्र करेंगे किताब से, नेट पे मत जाइए, नेट पे भी गलत उत्तर है। किताब से इसका देखिएगा सटीक उत्तर मिल जाएगा कार्मेन वाला में, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग कंठस्थ उत्तर याद कीजिएगा, इस पर हमको डाउट लग रहा है, इसको भी स्किप करते हैं। ज का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? 47 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि ज का उच्चारण स्थान जो है क्या होगा? तो कवर का सब कंठ और चौवर का सब तालु, च छ ज इसी में ना रहा है तो तालु हो जाएगा। अंतिम वाले वर्ग को छोड़कर बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ये सब स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और कहीं पूछेगा स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं तो बोलिएगा 25, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 49 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, नी विसर्ग है ना दिया हुआ प्लस रोग, विसर्ग का यहाँ पर क्या होता है लुप्त हो जाता है निरोग, और क्या है कि हर्ष नी जो है दीर्घ नी में बदल जाता है। 50 नंबर देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? 50 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, देख करके बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि निम्न में जो है शुद्ध शब्द आखिर है कौन सा? तो देखिए तत्व ऐसे होता है नहीं, शशि भी ऐसे नहीं होता है, हिंदू भी ऐसे नहीं होता है, तत्कालिक ये सही है। तत्व जो है ना एक और त में थोड़ा सा ऐसे इस तरह से लगा रहेगा, ऐसे होता है तत्व, ऐसे रहता है इस तरह से, त और आधा त व और इसके बावजूद भी त में थोड़ा सा ऐसे रहता है, ठीक। तो तत्व ऐसे हो गया। बाकी शशि दिया हुआ है, शशि भी ऐसे नहीं होता है, हिंदू दिया हुआ तो हिंदू में तो इधर से ऐसे होता है, तो ये सब नहीं होगा। चलिए 51 नंबर, गजानंद माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? 51 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो ये नागपुर विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। 52 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 52 नंबर में बोल रहा है कमायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? कमायनी एक पुनर्विचार जो है यह किनकी रचना है? 52 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? ऑप्शन में फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटी धोती, फटा सुथना। पाठ के आधार पर बताइए तो क्या होगा? फटा सुथना। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फटा सुथना। अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह ये होगा। अगला 55 नंबर प्रश्न, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों का तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति शीर्षक किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो यह तो है प्यारे नाने बेटे को, ऐसे है प्यारे नाने बेटे को शीर्षक कविता किस संकलन से संकलित है? किस से है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह नहीं। आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला, प्यारे नाने बेटे को शीर्षक कविता किस संकलन से संकलित है ना, वही होना चाहिए, हालांकि इसमें लहर दिया हुआ है उत्तर। चलिए एक इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको भी हम स्किप करते हैं, अब तक 4 प्रश्न हम स्किप कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जो है जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अगला प्रश्न, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इसका जो अनुवाद है इतावली भाषा में हुआ। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इतावली भाषा। अगला प्रश्न, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वह क्या था? उत्तर हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी। 60 नंबर,
आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पुण्यतः कायरता का कार्य। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भगत सिंह का है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, बताइए। तो डी को पहले हटा दीजिए, चलिए हट गया ही। सरल वाक्य को भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब बच गया संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बताइए 61 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? तो जैसा ही उसमें अव्यय चिन्ह लगा रहेगा यानी और ये सब लगा रहेगा, तो बताइएगा कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। आगे चलिए 62 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? हम सलाह देंगे कि इस तरह का अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप ना बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन में बहुत सारा रहता है, क्योंकि आपको लगेगा कि सभी सही ही हैं, हालांकि सब सही नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चाहे जैसे भी हो तुम कहाँ जाओ, और मुझसे यह काम संभव नहीं। और डी है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। बताइए बोला इस सब में से शुद्ध कौन है? 62 नंबर प्रश्न में बोल रहा है। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है इस सब में से शुद्ध कौन है? इस सब में से शुद्ध जो है, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, सॉरी कहाँ पर दिए थे, वहाँ जाओ, ये शुद्ध है। तो इस तरह का प्रश्न आप एग्जाम में ना बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे, महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शंकर हो जाएगा। अगला, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? 64 नंबर प्रश्न में दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 65 नंबर बोला, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो नवागंतुक, नवागंतुक यानी नया आया हुआ हो। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, 66 नंबर बोल रहा है, घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा घर का न घाट के, यानी कहीं का नहीं, बोलते हैं ना, घर के रही न घाट के, वही वाला बात है। अगला देखिए 67 नंबर, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 67 नंबर में बोला हलवाई, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा हलवाइन, हलवाई का हलवाइन। अगला, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? देखिए नहीं तो सीधे आपको मिल जाएगा, प्रश्न कर रहा है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकता, प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो दिया हुआ है ना, वही जगह संबंधवाचक तो संबंध के बात होगा, निजवाचक में निज या स्वयं का बात होगा, निश्चय में किसी निश्चित चीज का बात होगा, इसमें प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक। चलिए 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखिए 69 नंबर, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? उत्तर हो जाएगा क्रिया पदबंध। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो हम ट्रिक बता दिए हुए पहचानने का। अव्यय भाव समास, यथा प्रति वे ये सब लगा रहे, अव्यय भाव लगा दीजिए, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा रहा है और शब्द दोनों तरफ एक ही किस्म हो फिर भी अव्यय भाव लगाइए, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह रहे, दोनों तरफ दो किस्म शब्द रहे, तो उस समय से स्थिति में द्वंद्व लगाइएगा। चलिए तत्पुरुष में जो है चिन्ह छुपा रहता है, कारक चिन्ह, बहुब्रीहि भगवान का नाम आता है, द्वंद्व में तो बता ही दिए, बीच में माइनस का चिन्ह, दोनों तरफ दो किस्म शब्द, और बीच में माइनस का चिन्ह दोनों तरफ एक ही किस्म शब्द, तो अव्यय भाव हो जाएगा। अगला देखिए, विध्यांचल शब्द का विध्यांचल शब्द जो है यह कौन सी संज्ञा है? 71 नंबर प्रश्न में विध्यांचल शब्द कौन सी संज्ञा है? यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आप बोलिएगा ईश्वर जी व्यक्तिवाचक क्यों होगा? जरा आप एक बार जनगण मन को उठा करके देखिए, उसमें लिखा होगा, ठीक है ना, खास ये, और इसे भी विध्यांचल जो है ना खास कह करके संबोधित किया गया है। अब इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानिए, ये खास शब्द है। हालांकि फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है उसको डाउट में रखिए और सटीक उत्तर बताइए। हालांकि हम कंफर्म बोल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक ही होगा। चलिए, मुँह शब्द का लिंग क्या है? मुँह शब्द 72 नंबर, मुँह शब्द का लिंग जो है क्या होगा? तो ये पुल्लिंग होगा। देखिए शरीर के जितना व्यायाम होता है सबका सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्या है? सया शब्द क्या है? सया शब्द क्या है? हम क्या बताए हुए आपको पहचानने का ट्रिक, अगर ये तालाब से लगा रहे तो क्या बताइएगा आप लोग? तत्सम के तद्भव, देशज विदेशों तो पहले ही हटा दीजिए। 73 नंबर बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? ये तत्सम होगा कि तद्भव? कमेंट कीजिए, उसका उत्तर गलत दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न तत्सम ही होगा। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 74 नंबर प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा चंचल का चंचला। अगला 75 नंबर, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो संबोधन कारक का ने तो नहीं होगा, क्योंकि ने क्या है? कर्ता का है, से करण का है, कर्म का को हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा संबोधन का हो जाएगा अरे, अरे, अहो, अजी, इस तरह से, ठीक है।
शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? 76 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, बताइए किस कारक का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा कर्म कारक का। 1 मिनट, क्या बोला? शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। देखिए तो एक बार, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ऑप्शन में है नहीं है, चलिए को वाला पे चलते हैं। को वाला में है, कर्ता ने कर्म को, कर्म है, चलिए कर्म हो जाएगा। अगला 77, जब कोई शब्द वाक्य में पियो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? 77 नंबर प्रश्न बोला, जब कोई शब्द वाक्य में पियो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? 77 नंबर प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा पद कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा 78 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा पानी, कलम तो नहीं होगा और बिजली भी नहीं होगा, मिठास में, मिठास तो भाववाचक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? चलिए 79 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? कुल 11 सर्वनाम है। अगला 80 नंबर, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न कर रहा है वह, चलिए देखते हैं 80 नंबर, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। पता है क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कौन है, निश्चित नहीं ना है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगर निश्चयवाचक कहीं ऑप्शन में नहीं रहता तो आप प्रश्नवाचक चुन सकते थे, प्रश्न कर रहा है। अगला 81 नंबर, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धर है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर नहीं, गलती कर रहे हैं, चलिए 81 नंबर ही हैं, तो क्या हो जाएगा? इसकी 56 का है ना, जो भी पढ़ा उसका बुद्धि जो है विमल हो गया है ना, यानी विकसित हो गया है। अगला प्रश्न 82 नंबर, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 82 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, तो इसका जो सटीक उत्तर है, इसका सटीक उत्तर 105 अलंकार। ठीक है, कितना अलंकार? 105। 83 नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे? तो ये दोनों जो है आपस में क्या थे? भाई के रूप में भाई थे। 83 नंबर का उत्तर हो जाएगा क्या? भाई। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास किनकी रचना है? 84 में बोला तितली उपन्यास किसकी रचना है? ये अशोक वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, उनके बड़ा भाई का नाम क्या था? तो शंभू रत्न। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल में। 87 नंबर, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? 87 नंबर प्रश्न में इसके गुलामी का नशा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, उसके पति थे सुभद्रा कुमारी चौहान के। अगला प्रश्न है, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? कौन नहीं जानता है कि पुत्र वियोग का है। चलिए अब लास्ट 12 प्रश्न बच गया हम लोग 88 के बाद 89 के। 89 नंबर प्रश्न, चलिए देखिए 89 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 89 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? 89 नंबर प्रश्न में बोल रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो टूटी हुई बिखरी हुई। अगला 90 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 90 नंबर प्रश्न बताइए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? उत्तर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से एक व्यापारी थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 92 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है जयप्रकाश नारायण तीर्थ संपूर्ण क्रांति। चंद्रधर शर्मा गुलोरी, हाँ यही है। रामधारी सिंह तो अर्धनारीश्वर के नामवर से तो प्रगति समाज के, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था पाटली के। उसने कहा था कहाँ, अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह जो है कहाँ का रहने वाला था? तो मांझे का। अगला प्रश्न, और लड़की मगरे की। ठीक, अगला, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में जयप्रकाश नारायण जी जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और 96 नंबर, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है 96 नंबर, क्या 96 नंबर है, गलत नहीं ना बोल रहे हैं? 96 नंबर प्रश्न में बोला दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का जो है राजनीतिक सिद्धांत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्रांतिकारी विचार का, हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 97 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था?
रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, याद कर लीजिए आप लोग। 97 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रवि सिंह। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी हो जाएगा। 98 में, 98 क्या है, 99 है, 98 है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, अच्छा 98 है, क्या हो जाएगा? 98 का उत्तर हो जाएगा क्या? उर्वशी। अगला प्रश्न 99, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने बना लिया और नारी को कली बना लिया है? क्या हो जाएगा उत्तर? 99 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। और लास्ट 100 नंबर प्रश्न आखिर के हम लोग कवर कर ही लिए। नारी तो हम यूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर से है। तो कुल मिलाकर के हमने 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर ही दिया आखिर के, जिसमें से 4-5 को हम स्किप कर दिए हैं क्योंकि उस पर डाउट था। गलत बताने से कोई फ़ायदा है नहीं और हम आप लोगों को गलत बता करके उम्मीद नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। उसको भी कवर करेंगे। अगर आप लोग कंटेस्ट है तो कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। और चलिए कुछ सब्जेक्टिव भी देख लेते। देखिए जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न, वो खंड अ पढ़ रहे थे, खंड ब है विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से जो है ना आप लोग को 6 को रहता है, किसी एक पर निबंध लिखना पड़ता है, किसी पर लिख दीजिए एक पर। लेकिन हाँ, निबंध लिखने का तरीका होता है, किसी भी चीज़ को आप लाभ उसमें होता है, कुछ हानि होता है, उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसका महत्व क्या है, उसका परिचय स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है। ये सब ऐसे ऐसे करके लिखिएगा ना, ब्लैक पेन से इस तरह से और ब्लू पेन से उसके बारे में, ब्लैक पेन से परिचय लिखिए, ब्लू पेन से उसके बारे में लिखिए, ब्लैक पेन से लाभ हानि लिख करके ब्लू पेन से लिखिए। इस तरह से लिखिएगा कम से कम 2-2.5 पन्ना, यानी 200-250 से 300 शब्द में, तो नंबर देगा। राइटिंग अच्छा होना चाहिए, शुद्धि अशुद्धि कम होना चाहिए और कम घासा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जैसे पर्यावरण पर नहीं लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत है, स्वतंत्रता दिवस है, बाढ़ पर, स्वास्थ्य ही धन है, मेरे प्रिय कवि। आप तो बाढ़ पे ही लिख सकते हैं, बाढ़ से अच्छा खासा परिचित है। पर्यावरण के बारे में भी तो आप किसी एक पे लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बस। और देखिए तो प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की क्या करना है? व्याख्या करना है। जैसे कविता जो कुछ करे उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। अब बताइए, नहीं व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप उनको ऊपर सिर्फ हेडिंग लाइन बनाइएगा ना कि फलना लिखे, लेखक द्वारा लिखित चिन्ह पाठ से लिया गया, उसी पे आपको आधा नंबर मिल जाता है। आधा नंबर पैराग्राफ चेंज करने के बाद उसके बारे में लिखना होता है, उस पर मिलता है। हेडिंग लाइन गलत कीजिएगा, आधा नंबर कट जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न में वर घर देख कर ही करना क्या करना है कुंती, ये बताइए। उसमें क्या है, किस में क्या है? सिपाही की माँ में क्या है? अगला, प्रतिभट कटक कटिले के टिका 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 लिखा से किली को कल लिख देती काल को, बताइए। ये ना कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। और उसके बाद पवन की प्राचीर में रुक, यह है तुमुल कोलाहल कलह में। और तो इसमें से आपको किसी 2 का ही जवाब देना है, 2 छोड़ ही देना, हालांकि चारों जो है पाठ से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। भूषण वाला में क्या है? वो प्रतिभट कटक कटी लेके टिका टिका टी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, देखें आगे की वीडियो को एंड करें। तो एक बार चलिए प्रश्न को देख ही लेते हैं अगला में, या फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं इतना ही पे। हालांकि प्रश्न आसान ही पूछा जाता है। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो अगले ईयर एग्ज़ाम देने वाले या फिर इस ईयर ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। और चैनल पर न्यू हुईएगा तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।